गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। आपने देखा कि किस प्रकार हम एक स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के द्वारा सी लैंग्वेज में मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। तो हमने देखा उसके अंदर एग्जांपल जो हमने देखा उसमें हमने मैलोक फंक्शन का उपयोग किया था मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। तो उसी प्रकार से मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन होते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। मेमोरी एलोकेशन फंक्शन का उपयोग करने के लिए हम stdlib.h हेडर फाइल का उपयोग करेंगे। यह स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल होती है और जिस प्रकार से जो मैथमेटिक्स के फंक्शन का उपयोग करना होता है तो हम math.h फाइल का उपयोग करते हैं। हमें स्ट्रिंग फंक्शंस का उपयोग करना होता है तो हम string.h हेडर फाइल का उपयोग करते हैं। बिल्कुल वैसे ही यदि हमें लाइब्रेरी फंक्शंस का उपयोग करना हो तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल का उपयोग करेंगे। तो हमारे जो मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन हैं वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल में पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शन है कैलोक फंक्शन। कैलोक फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं इसके वो 2 हैं, एक नम और एक साइज़ दे रखी है। नम यहाँ पर कुल कितने नम यहाँ पर कुल कितने तत्व हैं उनका एक एरे इनिशियलाइज करता है, यहाँ पर आवंटित करता है। और ये जो साइज़ होती है ये बाइट में होती है। सेकंड हमारा है मैलोक। मैलोक के अंदर नम जो एरे हैं कि कुल कितने तत्व होंगे एरे के अंदर, तो यहाँ पर दिए गए नंबर जितना एक एरे है वो आवंटित किया जाएगा। साथ में इसके अंदर जो साइज़ होगी कि कितनी मेमोरी आवंटित करनी है वह साइज़ अनइनिशियलाइज होगी और बाइट में होगी। जैसे यहाँ पर कैलोक में आप साइज़ दोगे तो यहाँ पर साइज़ दी हुई है, ये एक इनिशियलाइज होगी। इसमें साइज़ नहीं दी है तो ये साइज़ बाइट में होगी लेकिन ये अनइनिशियलाइज होगी। अनइनिशियलाइज का मतलब जिसका प्रारंभिक मान नहीं दे रखा हो, रन टाइम के दौरान दिया जाए। थर्ड हमारा है रीएलोक का। री मीन्स होता है दोबारा, एलोक एलोक का मतलब आवंटन करना। कि अगर कभी ऐसा हो कि कैलोक या मेलोक फंक्शन के द्वारा आवंटित की गई मेमोरी पर्याप्त ना हो, उस स्थिति में हम रीएलोक फंक्शन का उपयोग करते हैं। रीएलोक फंक्शन के अंदर आपको एक एड्रेस देना होगा कि सीएलोक या एमएलोक के द्वारा आपने कौन से एरे को मेमोरी का आवंटन किया है, जिसके लिए मेमोरी को बदलने की आवश्यकता हो गई या अतिरिक्त मेमोरी की आवश्यकता हमें हुई है, तो उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। साथ में आप एक्स्ट्रा कितनी मेमोरी उसके लिए चाहते हो वो न्यू साइज़ यहाँ पर आएगी बाइट्स के अंदर। फाइन। और फोर्थ फंक्शन आता है हमारा फ्री फंक्शन। सीएलोक, एमएलोक या आप रीएलोक, जितने भी मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन हैं उनके द्वारा आपने जिस एरे को मेमोरी का आवंटन किया है उस दी गई मेमोरी को या आवंटित मेमोरी को मुक्त करने हेतु फ्री फंक्शन का उपयोग किया जाता है। और जिस यहाँ पर जो वॉइड एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर उस एरे का एड्रेस आ जाएगा जिसके लिए आपने मेमोरी आवंटित की थी पहले। ओके, जैसे आपने एरे नाम का कोई इसमें एरे बनाया है और उसके लिए आपने मेमोरी आवंटित की थी, तो जैसे आप इसको फ्री के अंदर लिखोगे तो इसके लिए जो भी मेमोरी आवंटित की गई होगी वो वापस 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी, मतलब मेमोरी मुक्त हो जाएगी। इसको और ज़्यादा समझने के लिए जो पेज नंबर 28 के ऊपर जो एग्जाम्पल दे रखा है, निम्नलिखित प्रोग्राम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन के साथ उदाहरण है। इसमें आप देख सकते हो कि हैश इंक्लूड से शुरू करके जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश इंक्लूड, उससे शुरू करके 3 हेडर फाइल्स का उपयोग किया गया है। फर्स्ट
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, सेकंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और फोर्थ है स्ट्रिंग डॉट एच। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है वो प्रिंटफ, स्कैनफ जैसे इनपुट आउटपुट फंक्शनों का उपयोग करने के लिए है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है तो वो लाइब्रेरी फंक्शंस का उपयोग करने के लिए है। और स्ट्रिंग डॉट एच है वो स्ट्रिंग फंक्शंस का उपयोग करने के लिए है। उसके बाद में मेन फंक्शन के बाद में यहाँ पर देखिए लिखा है कैरेक्टर नेम 100। इट मीन्स यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई गई है, नेम नाम है जिसका, कैरेक्टर टाइप है इसका, 100 साइज़ दे रखी है। इट मीन्स नेम जो स्ट्रिंग बनी है उसमें अधिकतम 100 अक्षरों तक आप कुछ स्टोर कर सकते हो। सेकंड लिखा है कैरेक्टर एस्ट्रिक डिस्क्रिप्शन। देखिए ये भी एक यहाँ पर एक पॉइंटर के रूप में है। डिस्क्रिप्शन पॉइंटर क्या होता है डिटेल में हम इससे जस्ट आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया गया है, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। जिस प्रकार से एक वेरिएबल होता है वो वैल्यू स्टोर करता है, वैसे ही जो पॉइंटर होता है एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए कोई साइज़ नहीं दी गई है। इट मीन्स जैसे नेम के लिए 100 हमने साइज़ इसको इनिशियलाइज़ कर दी। इट मीन्स यहाँ पर 100 मतलब वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर होता है तो उसकी 1 बाइट होती है। 100 कैरेक्टर यहाँ पर दिए हैं। इट मीन्स वहाँ पर उसके लिए 100 बाइट मेमोरी है वो एलोकेट की जा चुकी है यहाँ पर। लेकिन डिस्क्रिप्शन के लिए कोई मेमोरी नहीं दी गई है। इट मीन्स हमें इस प्रोग्राम के अंदर डिस्क्रिप्शन के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, मेमोरी का आवंटन करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का उपयोग किया गया है। यह एक स्ट्रिंग फंक्शन है जिसका उपयोग एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 2 पैरामीटर हैं इसके, नेम कोमा और नेक्स्ट है डबल कोटेशन में जारा अली लिखा हुआ। तो नेम इसकी स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग है, जारा अली इसकी सेकंड स्ट्रिंग है। तो हमें क्या ये फंक्शन क्या करेगा, ये जारा अली जो स्ट्रिंग है उसको कॉपी कर देगा नेम के अंदर। इट मीन्स नेम में अभी जो वैल्यू है वो जारा अली हो जाएगी, नेम इक्वल जारा अली। नेक्स्ट लिखा है कमेंट लाइन में लिखा है एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली। इट मीन्स यहाँ पर जो मेमोरी अभी एलोकेट करने जा रहे हैं हम, जैसे कि पता है आपको कि डिस्क्रिप्शन के लिए करेंगे, वो हम डायनेमिकली करेंगे। इट मीन्स ये प्रोग्राम के रन होते समय मेमोरी का आवंटन किया जाएगा। तो लिखा है डिस्क्रिप्शन इक्वल मेलोक 200 इंटू साइज ऑफ कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से काम करेगा ये। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो ब्रेसेस लगे हुए हैं यहाँ पर, उसके अंदर साइज ऑफ फंक्शन है वो सबसे पहले काम करेगा। साइज ऑफ फंक्शन किसी भी वेरिएबल या डेटा टाइप की मेमोरी को साइज में मापता है, इसमें मेज़र करता है उसको। तो यहाँ पर कैरेक्टर की 1 बाइट होती है तो साइज ऑफ इसका निकालेगा 1। ओके, 200 इंटू 1 200 गुणा 1 मतलब हुए 200। 200 क्या है यहाँ पर, बाइट है ये। ओके, और कैरेक्टर टाइप की बाइट है। और एमएलओक फंक्शन के द्वारा ये 200 बाइट हैं ये डिस्क्रिप्शन को दे दी जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर अभी डिस्क्रिप्शन में आप 200 अक्षर तक संग्रहित कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के लिए 200 बाइट मेमोरी आवंटित हो चुकी है मेलोक फंक्शन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट लिखा है इफ़ डिस्क्रिप्शन इक्वल टू नल। यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि मेमोरी आवंटन हुआ है या नहीं हुआ। तो डिस्क्रिप्शन इक्वल टू नल, इट मीन्स 2 वैल्यू है यहाँ पर। इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर के द्वारा दोनों साइड की वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन की वैल्यू प्लस इक्वल टू नल, दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं। नल मीन्स होता है कुछ भी नहीं, ज़ीरो। लेकिन डिस्क्रिप्शन में हमने अभी अभी मेमोरी एलोकेट की है तो उसकी मेमोरी है 200 बाइट, तो हमारी कंडीशन गलत होगी। कंडीशन गलत होने पर जो एल्स भाग में लिखा गया कार्य है वो होता है। तो हमारे एल्स भाग में क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 29 पर देखिए ऊपर ही ऊपर। इसमें लिखा है स्ट्रिंग कॉपी डिस्क्रिप्शन कोमा जारा अली ए डीपीएस स्टूडेंट इन क्लास 10th।
यहाँ पर भी देख सकते हो आप, स्ट्रिंग को कॉपी करने का काम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के द्वारा हो रहा है। फर्स्ट स्ट्रिंग इसमें डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि हमने पहले देखा था उसमें नेम थी फर्स्ट स्ट्रिंग, उसमें ज़ारा अली को कॉपी किया गया। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, अभी डिस्क्रिप्शन में क्या कॉपी होगा, ज़ारा अली ए डीपीएस स्टूडेंट इन क्लास 10th। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो चुकी है, अभी नेम इक्वल ज़ारा अली हो चुका है, डिस्क्रिप्शन इक्वल ज़ारा अली ए डीपीएस स्टूडेंट इन क्लास 10th हो गया है। ओके, इफ एल्स का काम हो गया यहाँ पर, इफ कथन का। नेक्स्ट दे रखा है प्रिंट एफ नेम इक्वल %s \n। देखिए यहाँ पर नेम इक्वल प्रिंट करवा रहे हैं हम, यहाँ पर नेम इक्वल %s, इट मीन्स %s की जगह यहाँ पर कोई स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये कोई स्ट्रिंग आनी चाहिए, जो कि कोमा के बाद में आप देख पा रहे हो नेम लिखा हुआ है। तो नेम इक्वल नेम स्ट्रिंग जो है उसकी वैल्यू है ज़ारा अली, तो प्रिंट होगा, ये प्रिंट करेगा नेम इक्वल ज़ारा अली। सेकेंड है प्रिंट एफ डिस्क्रिप्शन %s\n डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के आगे जो डिस्क्रिप्शन की वैल्यू थी ज़ारा अली ए डीपीएस स्टूडेंट इन क्लास 10th, ये प्रिंट करेगा। और आउटपुट भी देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ना नेम इक्वल ज़ारा अली डिस्क्रिप्शन ज़ारा अली ए डीपीएस स्टूडेंट इन क्लास 10th। तो यहाँ पर हमने देखो क्या है इसके अंदर, इसमें हमने यहाँ पर दो चीज़ें काम में ली। एक तो जो मेलोक फंक्शन है उसके द्वारा डिस्क्रिप्शन को मेमोरी एलोकेट की, और सेकंड स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है उसके द्वारा एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी किया। नेक्स्ट दे रखा है, देखिए इसमें एक कि आपने इस प्रोग्राम में जहाँ पर मेलोक फंक्शन का उपयोग किया वही कार्य आप कैलोक फंक्शन के द्वारा भी कर सकते हो। तो होगा क्या, कैलोक फंक्शन का उपयोग जब करोगे आप तो उसके ऊपर आप किसी भी साइज़ की मेमोरी को एलोकेट कर पाते हो। जैसे कि कैलोक के बारे में पढ़ा हमने कि कैलोक में जो मेमोरी दी जाती है साइज़ होती है बाइट में, वह मेमोरी इनिशियलाइज होती है, इट मीन्स पहले से फिक्स होती है, आप किसी भी साइज़ की मेमोरी दे सकते हो वहाँ पर। और जो एरे होता है, जैसे इसमें नेम दिया गया था एक भी में एरे स्ट्रिंग के रूप में, उसमें आपने 100 दे दिया तो वो 100 ही रहेगा। लेकिन आप रन टाइम में मेमोरी एलोकेशन करते हो, चाहे वो कैलोक हो या फिर एमएलोक हो, तो दोनों के द्वारा आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मेमोरी दे सकते हो। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। सेकंड एग्जांपल में बिल्कुल वैसे ही दिया गया है। देखिए 3 हेडर फाइल्स हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, string.h, और बिल्कुल इसमें जो स्ट्रिंग बनाई गई है नेम डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम है। इस बार इसमें स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की सहायता से नेम कोमा अंगद, इट मीन्स नेम जो स्ट्रिंग है उसमें अंगद को कॉपी किया गया है, और डिस्क्रिप्शन है उसके लिए इस बार 30, 200 की जगह पहले 200 था, इस बार इसमें 30 दिया है, तो 30 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी। बिल्कुल वैसे ही इसमें भी चेक किया गया है कि जो डिस्क्रिप्शन है उसकी वैल्यू नल है या नहीं, तो इस बार इसकी वैल्यू भी नल नहीं होगी। एल्स पार्ट में क्या लिखा है, पेज नंबर नेक्स्ट पे देखिए, अभी 30 नंबर पेज पे इसमें लिखा है स्ट्रिंग कॉपी डिस्क्रिप्शन कोमा अंगद इज ए क्यूट बॉय। देखिए थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सेम सा है, थोड़ा सा अंतर इसके अंदर। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर नेम इक्वल ज़ारा अली था, इसमें नेम इक्वल अंगद है, और उसमें डिस्क्रिप्शन ज़ारा अली डीपीएस स्टूडेंट इन क्लास 10th था, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है अंगद इज़ ए क्यूट बॉय। ओके, अब यहाँ पर देखो दूसरी चीज़ कौन सी आती है, ये तो हो गया इसमें मेमोरी को एलोकेशन करने का। अब ये हो सकता है कि जो मेमोरी हमने डिस्क्रिप्शन को एलोकेट की वो पर्याप्त नहीं है। जैसे इसमें लिखा है, देखिए सपोज यू वांट टू स्टोर बिगर डिस्क्रिप्शन, इट मीन्स आप चाहते हो कि आपको और ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन देना हो, क्योंकि अंगद इज़ ए क्यूट बॉय एक छोटा डिस्क्रिप्शन है, आप चाहते हो कि इसमें बड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ मैं। तो आपके लिए क्या किया आपने, यहाँ पर 30 बाइट मेमोरी जो आपने दी थी डिस्क्रिप्शन के लिए वो अपर्याप्त हो गई। उस स्थिति के अंदर हम दोबारा मेमोरी को एलोकेट करेंगे। तो मेमोरी को दोबारा एलोकेट करने के लिए रीअलोक फंक्शन का उपयोग करते हैं।
तो इसमें लिखा है डिस्क्रिप्शन इक्वल रीअलोक, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उसमें एड्रेस देते हैं पहले, तो यहाँ पे लिखा है रीअलोक में डिस्क्रिप्शन, ये एड्रेस हो गया इसका, कोमा 100 इंटू साइज ऑफ करेक्टर। तो इस बार इसमें इसकी साइज है वो 30 से बढ़कर कितनी हो गई, 100 हो गई। और फिर से इसको चेक किया गया है कि इस बार डिस्क्रिप्शन की वैल्यू नल है या नहीं, तो इस बार भी ये फॉल्स होगा। एल्स पार्ट में लिखा है स्ट्रिंग, देखिए STRCAT है, फुल फॉर्म इसकी स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन फंक्शन होता है। यह फंक्शन जैसे स्ट्रिंग कॉपी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है, स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन फंक्शन होता है, ये एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से जोड़ता है। इट मीन्स फर्स्ट स्ट्रिंग के लास्ट में सेकंड स्ट्रिंग को जोड़ देता है। तो इस बार दिया है इसमें डिस्क्रिप्शन कोमा ही इज़ इन फर्स्ट क्लास। क्या होगा इससे, देखिए डिस्क्रिप्शन में पहले हमने दिया था अंगद इज़ ए क्यूट बॉय, इस बार हमने इसमें दे दिया ही इज़ इन फर्स्ट क्लास। इट मीन्स दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ गए। डिस्क्रिप्शन की वैल्यू अभी हो गई अंगद इज़ ए क्यूट बॉय, ही इज़ इन फर्स्ट क्लास। ओके, दोनों जुड़ गए इस बार। और जब इनको प्रिंट करेंगे, देखिए आगे देख पा रहे हो आप, प्रिंट एफ में लिखा है नेम इक्वल नेम की वैल्यू आ जाएगी, प्रिंट एफ डिस्क्रिप्शन के आगे डिस्क्रिप्शन की वैल्यू। तो आउटपुट है इसका नेम इक्वल अंगद एंड डिस्क्रिप्शन अंगद इज़ ए क्यूट बॉय, ही इज़ इन फर्स्ट क्लास। ओके, तो इस प्रकार देखा हमने कि कैसे हम मेमोरी एलोकेशन है उस फंक्शन का उपयोग करके मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। और लास्ट इसकी लाइन देखिए, रिलीज़ मेमोरी यूजिंग फ्री फंक्शन। यहाँ पर ये दे रखा है कि फ्री फंक्शन का उपयोग, कि फ्री फंक्शन का उपयोग करके किस प्रकार आप जो मेमोरी आपने आवंटित की है, एलोकेट की है, उसको आप फ्री कर सकते हो, रिलीज़ कर सकते हो। तो एक छोटा सा लिखना पड़ेगा आपको इसमें फ्री, और जो इसका ब्रेसिस है, ब्रैकेट है, उसमें आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए जितनी भी मेमोरी आपने अभी तक एलोकेट की है वो सारी ज़ीरो हो जाएगी। फ्री फंक्शन मेमोरी को वापस डी एलोकेट कर देगा, फ्री कर देगा। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है सी में पॉइंटर। तो सी में पॉइंटर देखिए, पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसका मान अन्य वेरिएबल का एड्रेस या मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक साधारण वेरिएबल होता है वो वैल्यू स्टोर करता है, और एक पॉइंटर होता है ये किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ओके, और इनको डिफाइन करना मतलब किस प्रकार, जैसे एक वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा अंतर होगा इसके अंदर। जैसे कि वेरिएबल को बनाते समय हम लिखते हैं, वेरिएबल का डेटा टाइप होता है, जैसे इंट होता है, फ्लोट, कैरेक्टर, और उसके आगे वेरिएबल का नाम, जैसे इंट ए इंटीजर प्रकार का हो गया, फ्लोट एफ फ्लोट प्रकार का हो गया, कैरेक्टर सी तो कैरेक्टर प्रकार का हो गया। बिल्कुल वैसे ही हम एक पॉइंटर को डिफाइन करेंगे, उसके लिए जो डेटा टाइप है वो एज ए वेरिएबल वही रहेगा जैसा आप चाहते हो, किस प्रकार की मेमोरी आप एड्रेस रखना चाहते हो। और देखिए वेरिएबल का जो नाम होगा, पॉइंटर का नाम होगा, उससे ठीक पहले एस्ट्रिक, जो एक स्टार, आप तारांकन चिन्ह जिसको बोलते हो, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है टाइप एस्ट्रिक वेरिएबल नेम। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो एस्ट्रिक है यह दर्शाता है कि ये वेरिएबल नेम, यहाँ पर जो भी आएगा, किसी वेरिएबल का नाम आएगा, वो एक पॉइंटर है। ओके, फिर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 39 पर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे लिखा है इंट एस्ट्रिक IP, तो ये एक पॉइंटर है, IP एक पॉइंटर है, इंटीजर प्रकार की मेमोरी स्टोर करेगा। डबल एस्ट्रिक DP, तो DP एक पॉइंटर है, ये डबल प्रकार की मेमोरी करेगा। और फ्लोट एस्ट्रिक FP, तो ये एक फ्लोट पॉइंटर है, ये फ्लोट मतलब कि जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको स्टोर करेगा। कैरेक्टर एस्ट्रिक CH, जैसे कि आपने पहले देखा था, भी एग्जांपल में लिखा था कैरेक्टर एस्ट्रिक डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन एज ए पॉइंटर काम करता है, यहाँ पर भी पॉइंटर काम करेगा। एग्जांपल अगर देखना चाहो आप इसका, तो एग्जांपल में दे रखा है, देखिए हेडर फाइल है हमारी मेन फंक्शन, और उसके बाद में लिखा है इंट VAR, ये VAR एक वेरिएबल का नाम है, एक साधारण सा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20। ओके, आगे लिखा भी है एक्चुअल वेरिएबल डिक्लेरेशन, और जस्ट की सेकेंड लाइन है उसमें लिखा है इंट एस्ट्रिक IP,
यहाँ पर देखिए ये जो IP है ना, ये IP एक क्या है, पॉइंटर है। ये IP एक पॉइंटर है, VAR एक नॉर्मल वेरिएबल है। ओके, और नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है IP इक्वल, ये जो एंड आप बोलते हो इस ये एम्परसेंड होता है, IP इक्वल एम्परसेंड VAR। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो एम्परसेंड का जो सिंबल होता है ये मेमोरी एड्रेस को दर्शाता है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, IP एक पॉइंटर है जो एड्रेस को स्टोर करता है, VAR हमारा वेरिएबल है। तो VAR वेरिएबल की जो भी मेमोरी होगी, मेमोरी एड्रेस होगा, वो IP में स्टोर हो गया। ओके, IP पे स्टोर होने का मतलब अब VAR वेरिएबल और IP जो पॉइंटर है दोनों की मेमोरी सेम हो गई। फाइन। फिर लिखा है printf एड्रेस ऑफ VAR वेरिएबल %x। देखिए %x काफ़ी टाइम बता चुका हूँ आपको कि %d हो या %f हो, %s हो, %x हो, ये सारे कंट्रोल स्ट्रिंग हैं। ये प्रिंट होने वाले या इनपुट होने वाले डेटा के टाइप को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो %x है, ये हेक्साडेसिमल कोड के लिए आता है। तो किसी भी मेमोरी एड्रेस को आप जब प्रिंट करते हो तो एक हेक्साडेसिमल कोड प्रिंट होता है, क्योंकि मेमोरी का एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल कोड होता है। ओके, तो ये क्या करेगी ये लाइन, एड्रेस ऑफ VAR वेरिएबल, ये इस VAR नाम का जो वेरिएबल है उसके एड्रेस को प्रिंट करेगी, मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करेगी। ओके, क्योंकि हमने क्या किया था कि VAR वेरिएबल है उसके एड्रेस को हमने IP में रख दिया। तो देखिए दोनों की जो वैल्यू होगी, अगर हम VAR वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं तो IP की भी वही वैल्यू होगी। ओके, और VAR वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा वही किसका होगा, IP जो पॉइंटर है उसका एड्रेस होगा। मतलब दोनों के वैल्यू, दोनों के एड्रेस हैं सेम होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया गया है एड्रेस स्टोर्ड इन पॉइंटर वेरिएबल। ये कमेंट लाइन लिखी है कि पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस स्टोर है उसको प्रिंट किया गया। printf एड्रेस स्टोर्ड इन IP वेरिएबल %x और IP। इससे क्या होगा, पहले हमने VAR वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट किया, वो प्रिंट होगा। फिर IP जो हमारा पॉइंटर है उसके एड्रेस को प्रिंट करेंगे तो वो भी बिल्कुल सेम होगा, वही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में लिखा है एक्सेस द वैल्यू यूजिंग द पॉइंटर। इस बार पॉइंटर के द्वारा वैल्यू मतलब मान को एक्सेस किया जा रहा है। तो VAR वेरिएबल का मान था 20। ओके, तो IP है वो जब इसके जब प्रिंट करेंगे उसको, जैसे यहाँ लिखा है प्रिंट है वैल्यू ऑफ IP वेरिएबल %d। ओके, यहाँ ध्यान रखना, देखो %d पहले %x था तो मेमोरी एड्रेस हेक्साडेसिमल कोड प्रिंट होगा। यहाँ पर %d दिया है तो इस बार यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आउटपुट में दे रखा है एड्रेस ऑफ VAR वेरिएबल और एड्रेस स्टोर्ड इन IP वेरिएबल। दोनों के एड्रेस आप देख पा रहे हो दोनों के सेम है, क्योंकि हमने VAR है वेरिएबल उसके एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर कर दिया था। तो ये BFFD8B3C ये दोनों का एड्रेस है सेम है। और जैसे VAR वेरिएबल की वैल्यू 20 थी, यहाँ पर IP है उसकी अगर हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो वो भी 20 प्रिंट होगी। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नल पॉइंटर, जो साथ में देख लेते हैं अभी। देखिए नल पॉइंटर क्या है, एकदम सिंपल सा कि अगर आप किसी पॉइंटर को नल वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं, इट मीन्स जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में देख पा रहे हो आप, यहाँ लिखा है इंट *PTR इक्वल नल। ओके, इस तरह से अगर आपने किसी पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया नल लिखकर तो वो एक नल वेरिएबल होगा। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि एक पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन कौन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कल C में रिकर्शन। ओके, थैंक यू।